द सन राइजिंग एक बहुत ही फेमस पोएम है जॉन डन का। ये एक मेटाफिजिकल पोइट्री है और इस कविता को सबसे पहले पब्लिश किया गया था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम का पोइट्री कलेक्शन में, जो कि एक पॉस्थ्यूमस पोइट्री कलेक्शन है। पॉस्थ्यूमस यानी जो आपका आफ्टर डेथ पब्लिश होता है। तो जॉन डन की मृत्यु का बाद ही उनका लिखा हुआ जितना भी होली सोनेट्स था या जितना भी अच्छा अच्छा पोइम्स था, वो सारा मेन पोइम्स इसी कलेक्शन में निकला था। इसका नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये पब्लिश हुआ था 1633 में। तो द सन राइजिंग पोएम भी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में मिलता है। अब मेटाफिजिकल पोइट्री मतलब क्या? मेटाफिजिकल पोइट्री एक बहुत फेमस ट्रेंड था ये 17th सेंचुरी का, ठीक है। और सबसे बड़े मेटाफिजिकल पोइट गिने जाते थे जॉन डन। खुद इनको फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री भी बोला जाता था, क्योंकि इन्हीं ने ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री का ट्रेंड था ये शुरुआत किया था और सबसे ज़्यादा फेमस पॉपुलराइज भी इन्हीं ने किया था। और इनको छोड़ करके भी और एक जो सबसे बड़े और पॉपुलर मेटाफिजिकल पोइट माने जाते हैं वो है एंड्रू मार्वेल। एंड्रू मार्वेल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस पोइट्री है। तो जॉन डन और एंड्रू मार्वेल ये दोनों, हालांकि और भी थे, हर्बर्ट आपका क्रैशो थे, ठीक है, रिचर्ड क्रैशो, स्पेंसर थे, फिर आपका वॉन थे, जॉर्ज हर्बर्ट थे, तो काफ़ी और भी दूसरे दूसरे पोइट थे, बट मेन जॉन डन और एंड्रू मार्वेल ही थे। अब ये मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब क्या है, इसका फीचर्स क्या था? इसका दो सबसे बड़ा थीम था, लव एंड स्पिरिचुअलिटी। हालांकि दोनों काफ़ी ऑपोजिट थीम्स है, बट यही मेटाफिजिकल पोइट्री की खासियत है कि ये यही दोनों क्वाइट कॉन्ट्रैरी टॉपिक्स को लेके मेनली लिखता था। एक तो इसमें लव पोएम भी था और इसमें डिवोशनल पोएम, गॉड को एड्रेस करके लिखा गया पोएम, स्पिरिचुअल पोएम, रिलीजियस पोएम भी था। जॉन डन खुद काफ़ी सारा फेमस लव पोएम भी लिखे हैं और रिलीजियस पोएम्स भी लिखे हैं। द सन राइजिंग उनका एक बहुत फेमस लव पोएम है, ये जो पोएम हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा जो मेटाफिजिकल पोइट्री का परिचय है वो है आपका ये मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़। अब मेटाफिजिकल कंसीट क्या होता है? मेटाफिजिकल कंसीट यानी एक एक्सटेंडेड मेटाफर, एक ऐसा कंपैरिजन, ठीक है, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली अनइक्वल चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना किया जाएगा, और उसको ऐसा एब्सर्ड, ऐसा एक फार फेचड लॉजिक लगा करके तुलना किया जाएगा कि उसको कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। इसलिए इसको एक्सटेंडेड मेटाफर या फार फेचड या फार स्ट्रेच्ड कंपैरिजन भी कहा जाता है। जैसे द सन राइजिंग पोएम, आप इसे भी एक गुड मॉरो बोल के जॉन डन का एक दूसरा पोएम था, वो भी एक लव पोएम है। उसमें उन्होंने जो लवर है उनको कंपास के साथ तुलना किया है, लव को कंपास के साथ। तो आप ही बताइए, लव और कंपास दोनों कोई मतलब मैच होता है? दोनों के बीच में कोई लॉजिक बनता है तुलना करने का? लेकिन फिर भी वो एक लॉजिक अपना हिसाब से एक लॉजिक दे करके उस दोनों को, ये दोनों कंप्लीटली डिसिमिलर थिंग्स को एक जगह पे लाए हैं। या जॉन डन का एक और पोएम है आपका फ्ली, तो उसमें उन्होंने फ्ली को एज ए मेटाफिजिकल कंसीट यूज़ किया है, ठीक है, कि फ्ली के साथ, फ्ली यानी फ्लाई, ठीक है, मक्खी, तो मक्खी के साथ उन्होंने सेक्सुअल यूनियन का, ठीक है, या फिजिकल यूनियन का तुलना किया है। आप ही बताइए, ये बहुत ही सुन के अजीबोगरीब और मतलब एकदम हास्यास्पद नहीं लग रहा कि भले मक्खी के साथ फिजिकल यूनियन को मतलब दूर दूर तक कोई मतलब नाता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक लॉजिक दे करके उन्होंने ये फार फेचड दोनों चीज़ों को एक साथ सिंपलाइज किया है। और मज़े का बात है कि मेटाफिजिकल कंसीट का लॉजिक लेकिन बहुत अनडिनाइबल होता है, आप उस लॉजिक को काट नहीं सकते। भले ही लॉजिक आपको बहुत ज़्यादा फार फेचड या खिंचा हुआ लग सकता है, लेकिन वो लॉजिक एकदम करेक्ट होता है और अनडिनाइबल होता है। पोएट उसको प्रेजेंट ही इस तरीके से करते हैं। इसलिए मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ करना पोएट का जो अपना टैलेंट और स्किल और कन्विंसिंग पावर है उसका एक प्रकृष्ट उदाहरण होता है। तो यही मेटाफिजिकल कंसीट मेन अट्रैक्शन है मेटाफिजिकल पोएट्री का, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ इसका आपका डिस्क्रिप्शन मतलब फीचर्स है, जैसे हो गया आपका यूनिक, फेमिलियर एंड कन्वर्सेशनल टोन विद पर्सनल टच। मतलब ये पोइट्री का जो आपका टोन है ना, जिस हिसाब से पोइट्री चलता है, ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव या बहुत ज़्यादा एकदम ग्रैंड डेकोरम, एकदम एपिक वाला स्टाइल मेंटेन करके, रूल फॉलो करके बहुत ज़्यादा वैसा वो नहीं चलता। ये एक फ्री फ्लोइंग चलता है, ये अपना एक यूनिक राइम पैटर्न यूज़ करता है, अपना एक यूनिक फॉर्म, अपना एक यूनिक स्टाइल यूज़ करता है, इसमें इंडिविजुअलिज्म रहता है और एक कन्वर्सेशनल टोन यहाँ पे रहता है। जैसे कि एक आदमी कोई दूसरे आदमी से बातचीत कर रहा हो, उस हिसाब का एक पर्सनल टच इसमें रहता है। जैसे मैं कोई किसी के साथ बात कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, इंगेज हुए पर्सनल कनेक्शन में, तो वैसा ही टोन रहता है मेटाफिजिकल पोइट्री का भी, ओके। और इसमें जो इमेजेस और सिंबल्स यूज़ किया जाता है ना मेटाफिजिकल पोइट्री में, ये काफ़ी आपका एक एरुडाइट इमेज या सिंबल हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उसको साइंस का फील्ड से, टेक्नोलॉजी का फील्ड से
फिर आपका जो भी एजुकेशनल कुछ सेक्टर हो गया, वहाँ से आपका इमेजेस और सिंबल्स लाके यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यानी इस इमेज को कभी कभी समझने के लिए आपका थोड़ा प्रीवियस लर्निंग रहना ज़रूरी है। अगर आप साइंस या टेक्नोलॉजी एजुकेशन फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानते, तब आपको कुछ कुछ मतलब जो इमेज है या कुछ कुछ जो सिंबल्स है वो बहुत अजीब या अनसेटिस्फैक्टरी लगेगा, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पोएम में जो वो सारा इमेज उसका सारा इमेज ऐसे एरुडाइट वाला डालेंगे, लेकिन एक दो इमेज ऐसा थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो ये सब था पूरा मेटाफिजिकल पोइट्री का बारे एक शॉर्ट इंट्रो। अगर आपको मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है उसका बारे एकदम अच्छे से जानना है, इन डिटेल्स और डेप्थ में समझना है, तो मेरा आई बटन में दिया हुआ वीडियो है ऑन ए ड्रॉप ऑफ ड्यू बाय एंड्रू मार्वेल, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में इसका पहला पार्ट में वीडियो का मैंने पूरा इन डिटेल्स डेप्थ में समझाया है। ओके, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और द सन राइजिंग पोएम को लाइन बाय लाइन एनालिसिस करके समझते हैं। इसके अंदर का आपका जो हिडन मीनिंग है या जो सिंबोलिज्म है, थीम है, इमेजरी, सब कुछ को समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिजी ओल्ड, देखिए यहां से शुरू करते हैं। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। तो ये जो पोएम है ये शुरू ही हो रहा है सन को एड्रेस करके। देखिए पोएट्री का टाइटल ही है, पोएम का टाइटल ही है द सन राइजिंग, मतलब सन, सूरज जो उठ रहा है उसी को लेकर के, उठता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज को लेकर के ये पोएम है, उसको एड्रेस करके ये पोएम है, ठीक है। दिस पोएम इज एक्चुअली अ कन्वर्सेशन बिटवीन द स्पीकर एंड द राइजिंग सन, ठीक है। ये दोनों के बीच में ये कन्वर्सेशन है, वही कन्वर्सेशन को एज अ पोएटिक फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किया है पोएट, ठीक है। और सन को आप एड्रेस शुरुआत ही कर, अच्छा ये एक एपोस्ट्रोफी है। सबसे पहले तो मैं ये बता कर को, एपोस्ट्रोफी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आप कोई पर्सन को, कोई व्यक्ति को या कोई भी चीज़ को एज ए पर्सन ट्रीट करके संबोधित करते हैं, उसको उद्देश्य करके कुछ बोलते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ सन को उद्देश्य करके पोएट बोल रहे हैं, तो ये हो गया एपोस्ट्रोफी पहला लाइन। और क्या बोल रहे हैं? बिजी, ओल्ड, फूल, अनरूली, 4 एडजेक्टिव्स यूज किया गया सन के लिए। पहला बिजी, फिर ओल्ड, फिर तीसरा फूल और चौथा अनरूली। काफी मतलब अनकन्वेंशनल है, अगर मैं सही शब्द प्रयोग करूं तो अनकन्वेंशनल एपिथेट्स है ये सन के लिए। सन को जनरली हम लोग पावरफुल मानते हैं, ब्राइट मानते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, ठीक है। सन को डिविनिटी या गॉड के साथ भी तुलना किया जाता है, क्योंकि सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। सन को केंद्रित करके ही हम लोग का जो लाइफ है, बिकॉज अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो सन इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ इन अर्थ, ऑल एनर्जी इन अर्थ। तो पूरा सोलर सिस्टम का जान प्राण शान कौन है? सन, सूरज, ठीक है। तो इसीलिए उसको एक अनएंडिंग एनर्जी का सोर्स, एक बहुत पावर का सोर्स और कभी कभी गॉड का भी रिप्रेजेंटेटिव, गॉड का भी सिंबल माना जाता है। तो वहीं सन को रिस्पेक्ट करने के बजाय पोएट क्या बोल रहे हैं कि तुम बिजी हो। चलो बिजी तो माना जा सकता है कि सन के पास टाइम नहीं है, सन डेली राइज करता है फिर सेट करता है, दिन भर उसका काम रहता है, किसी के लिए वो रुकता नहीं, तो बिजी इज स्टिल जस्टिफाइड। ओल्ड, सन को बताया जा रहा है तुम बूढ़े हो। हालांकि देखा जाए तो बात तो सही है, क्योंकि सन तो और मतलब 1-2 साल का नहीं है, करोड़ों करोड़ों साल पहले सन का क्रिएशन हुआ था और आज तक सन टिका हुआ है। तो देखा जाए तो ओल्ड तो वो सचमुच है, बट ये थोड़ा सा डेरोगेटिव व्यूज है, ठीक है। मतलब सन को एक तरीके से नीचा दिखाया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है। फूल, तुम मूर्ख हो, ठीक है, यू आर स्टूपिड, यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो इंटेलिजेंस, ठीक है, कोई दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, बद दिमाग हो तुम। किसको बोल रहा है? सन को बोल रहा है। और सबसे बड़ा बात, अनरूली, तुम एकदम अनडिसिप्लिन हो, कोई तुम तौर तरीका नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल फॉलो करके नहीं चल रहे हो। तो ये इसका द्वारा हम लोग एक चीज समझ जा रहे हैं कि सन को रिस्पेक्ट देना तो दूर का बात, अपना सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। स्पीकर खुद को सुपीरियर सोच रहे हैं और सन को अपना इंफीरियर मान रहे हैं। और जैसे कोई ऑफिस का बॉस अपना कर्मचारी को कोई गलती करता है तो डांटता है, कह रहे तुम्हारा कोई डिसिप्लिन है, ये कोई आने का टाइम हुआ, गधा जैसे काम कर रहे हो, तो वैसे वो भी सूरज को अपना कर्मचारी, अपना सबॉर्डिनेट, अपना इंफीरियर समझ करके डांट रहे कि अरे तुम एक तो बिजी हो, ऊपर से बूढ़े हो गए हो, ऊपर से तुम्हारा कोई दिमाग नहीं है और कोई डिसिप्लिन भी नहीं मेंटेन करके चल रहे हो, ये तुम हो क्या, क्या कर रहे हो ओ सन, व्हाई डस्ट दाउ दस। अच्छा, डस्ट ये आपका आर्काइक यूज है, यानी ओल्ड इंग्लिश यूज है इसका, यानी है डस, DOS डस, और दाउ भी एक ओल्ड इंग्लिश आर्काइक यूज है, इसका मतलब है यू, YOU। अब एक चीज यहाँ पे और सोचने वाला बात है कि डन का समय में, यानी जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश था, उसमें दाउ और यू दोनों का ही यूज लेकिन एक साथ होता था, बट उसमें छोटा सा फर्क था। क्या वो फर्क था, क्या वो डिफरेंस था कि दाउ वाज यूज्ड फॉर इनफॉर्मल यूजेस, बट द वर्ड यू इज यूज्ड फॉर फॉर्मल यूजेस। तो कोई भी आप
अगर कोई पावर वाले या कोई मतलब प्रोमिनेंट पर्सन के पास जा रहा है, अपने सुपीरियर के पास जा रहा है, तो उनको कभी आप दाऊ बोल के एड्रेस नहीं करेंगे। दाऊ एक बहुत कैजुअल और इनफॉर्मल और पर्सनल एड्रेस गिना जाता था। अगर आप फॉर्मली किसी को एड्रेस कर रहे हैं, अनुष्ठानिक तरीके से किसी को एड्रेस कर रहे हैं, कोई पावर वाला अपने सुपीरियर बॉस या कोई गण्यमान्य पॉपुलर व्यक्ति को यूज एड्रेस कर रहे हैं, तो आपको यू यूज करना पड़ेगा, YOU। बट दाव यूज होता है पर्सनल, एकदम कि आपका कोई फैमिली मेंबर हो, आपका नियर परिचित कोई लोग हो, आपका फ्रेंड हो या कोई इंफीरियर हो। तो दाव वर्ड पोइट ने सन के लिए यूज किया है। इसका जरिए वो एक चीज समझा रहे हैं कि सन पोइट के लिए कोई रिस्पेक्टेबल तो है ही नहीं, सुपीरियर है ही नहीं, अथॉरिटी है ही नहीं, उल्टा है, वो इंफीरियर है, वो एकदम सर्वेंट जैसा है। ठीक है, अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी है पोएट खुद। सन को क्या वो मानेंगे? सन उनको फॉलो करेगा। सबका अथॉरिटी अगर सन है तो सन का अथॉरिटी पोएट खुद है। ओके, तो पूछ रहे हैं कि व्हाई डस्ट दाउ दस, क्यों तुम ऐसे, थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, ऐसे मतलब विंडो के बीच में से, है ना, और पर्दों, कर्टन यानी पर्दे, पर्दे के बीच में से क्यों हम लोगों को आकर के बुला रहे हो। इसका मतलब एक्चुअली सूरज जो उठा है तो उसका किरण जो है ना, सनशाइन जो है ना, विंडोज में से और कर्टन्स में से आ रहे हैं रूम का अंदर, बंद रूम के अंदर, और वहां पे पोएट को, यहाँ अस मतलब यहाँ एक्चुअली पोएट और उनका लवर, बिलवेड। ठीक है, पोएट इज द लवर एंड हिज लेडी लव, हिज बिलवेड, बोथ आर ऑन द रूम, इन द बेडरूम। एंड उसका जो पर्दा है, उसका जो विंडो है, जाहिर सा बात है वो मतलब शट डाउन है, क्लोज्ड है, लेकिन उसी के अंदर जो छोटा सा महीन मतलब एक फाँक है, उसी से सनशाइन आ रहा है, पर्दों के बीच में से, खिड़की के बीच में से आकर के वो लोग को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, वो लोग का जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसी से पोएट बहुत गुस्सा हो गया और सन को डांट रहे कि कोई तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, कोई तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, तुम बूढ़ा हो, तुम एकदम गधे हो, क्यों ऐसे हम लोगों का प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हो विंडो और कर्टन के बीच में आकर के। मस्ट टू दाई मोशंस लवर सीजन्स रन, तुम्हारे मोशन का हिसाब से क्या लवर का सीजन चलेगा। अब यहाँ सीजन और मोशन दोनों देखने वाला बात है। मोशन इन द सेंस कि तुम्हारा जो गतिविधि है, ठीक है ना, तुम्हारा जो मूवमेंट है, उसका हिसाब से क्या अब जो लवर्स है, जो लवर एंड बिलवेड है, जो पोएट और उनका बिलवेड है, उन लोगों का टाइम चलेगा। सीजन यानी यहाँ टाइम, ओके, टाइम पीरियड। ठीक है, ड्यूरेशन, अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो लव का जो ड्यूरेशन है, प्यार करने का जो मुहूर्त है, प्यार करने का जो समय है, क्या वो अब तुम्हारे गतिविधि के अनुसार हम लोग चलेंगे? तुम डिसाइड कर दोगे कि कब हम लोग का प्यार करना शुरू होगा, कब हम लोग का प्यार करना खत्म होगा। तुम्हारा मतलब तुम्हारा गतिविधि यानी कि सूरज उठना। देखिए, ये तो नॉर्मल वर्ल्ड में तो यही होता है ना कि सूरज उठता है तो दिन का शुरुआत होता है, सूरज ढलता है तो दिन का खत्म होता है। उसी हिसाब से पूरा दुनिया अपना काम काज करता है, उसी हिसाब से। ठीक है ना, मतलब ये एक तरीके से सूरज एक तरीके से सिग्नल है, सन राइजिंग एक तरीके से सिग्नल है कि चलो दिन शुरू हो गया, अब चलो सबको उठ के काम करना चालू करो। तो लेकिन पोएट बोल रहे हैं, वो एज अ लवर यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लवर बोल रहे हैं कि लवर लोग जो है, जो प्यार करने वाले प्रेमिक प्रेमिकाएं हैं, क्या वो अब अपना प्रेम करने के लिए भी, क्या वो अपना प्यार करने के लिए भी अब तुम्हारा सिग्नल का वेट करेंगे? मैं अपनी प्रेमिका से प्यार कितना देर करूंगा या इतना देर हम लोग एक साथ समय बिताएंगे, कैसे समय बिताएंगे, वो क्या तुम डिसाइड करोगे? नहीं, तुम डिसाइड नहीं करोगे। ये उनका एक, एक्चुअली ये भी देखा जाए तो एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन किया जाता है जस्ट टू असर्ट द एम्फेसिस और द इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू इटसेल्फ। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे इशारे में नहीं चलेंगे हम, कोई फायदा नहीं, ऐसा मत सोचो। सॉसी पेडेंटिक रिच गो शाइड लेट स्कूल बॉयज एंड सार अप्रेंटिसेस। अच्छा, फिर से देखिए, सन को यहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जा रहा है, मतलब जानबूझ के पोएट कर रहे हैं। जैसे हम लोग अपने कोई इन्फीरियर को या कोई नौकर चाकर को जैसे एकदम मतलब हर बात में छोटा सा छोटा वो गलती करे तो उसको एकदम क्रिटिसाइज करने में उतर जाते हैं, उसको एकदम गाली गलौज करने में उतर जाते हैं, भले उसका उतना गलती बड़ा हो या नहीं हो। ठीक वैसे ही पोएट भी यहाँ पे सेम काम कर रहे हैं। वो सन का गलती कितना है? सन का बस गलती इतना है कि वो बेचारा उठा है और वो अपना शाइन को, अपना किरण को, अपना रोशनी को पर्दे के बीच में से पोएट के घर में, लवर और बिलवेड के घर में ला दिया। अब उससे बेचारे लवर और बिलवेड का परेशानी हो गया, उन लोग को प्राइवेसी बिगड़ गया। अब इसके लिए उसको जो न तो सुनना पड़ रहा है। फिर से देखिए क्या
सॉसी पेडेंटिक, सॉसी यानी आपका एरोगेंट, प्राउड, ठीक है। पेडेंटिक यानी फुल ऑफ नॉलेज, लेकिन ये पेडेंटिक वर्ड को है ना थोड़ा सा कभी कभी आपका नेगेटिव तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो नॉलेज, वो जिसके पास नॉलेज बहुत सारा है लेकिन वो उस नॉलेज को एक फ्रूटफुल वे में या एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट नहीं कर पाता, तो इसको आप बहुत आम भाषा में बोरिंग लेक्चर का तौर पे समझ सकते हैं कि ऐसा कोई आदमी जो बहुत बोरिंग तरीके से कुछ समझाता हो और बस समझाता ही जा रहा है, लेकिन उसका बात का कोई वैल्यू सुनने वाले के पास नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही वो जनरेट नहीं कर पा रहा। तो सूरज को भी वही बोल रहा है कि तुम एक तो तुम प्राउड हो, एरोगेंट हो, क्यों? क्योंकि तुमने परमिशन लिया, तुम जो अपना किरण को घुसाए जा रहे हो मेरा बेडरूम में, कैसा तुम बेशरम हो, मेरा परमिशन लेना कब तुम एक बार भी नीड समझे? नहीं ना लिए। पेडेंटिक लेक्चर, तुम्हारे पास सिर्फ नॉलेज है, लेक्चर देते जा रहे हो, लेकिन उससे तुम्हारा क्या काम है, क्या नहीं काम है, तुम्हारा किरण देना कितना जरूरी है, वो सब बारे हमको मत बताओ, मेरे पास सुनने का समय नहीं है, मेरे पास सुनने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। रेच मीन्स अ वेरी मिजरेबल, ठीक है, मिजरेबल। और रेच इन द सेंस एक इविलनेस भी यहाँ पे आता है कि मतलब एकदम रॉन्ग माइंडेड या इविल माइंडेड पर्सन, ठीक है, वेरी मिजरेबल पर्सन। तो तुम्हारा एक तो तुम्हारा अपना कोई ठीक ठिकाना नहीं है, मंद बुद्धि तुम हो, ठीक है, तुम्हारा अपना हालत खराब है, हाँ, ऊपर से तुम बेकार का ज्ञान देते बांट रहे हो, कोई इंटरेस्ट हम लोग को उसमें नहीं है, तुम क्या समझाना चाहते हो वो हमको सुनना ही नहीं है, और ऊपर से तुम इतना प्राउड भी, एरोगेंट भी हो। जाओ, तुमको घुसना है ना, तुमको प्राइवेसी किसी को बिगाड़ना है ना और लेक्चर देना है ना, तो हमको मत सुनाओ, किसको जाओ जाकर के स्कोल्ड करो, गो चाइड यानी टू स्कोल्ड, टू रिब्यूक, किसको जाकर के सुनाओ, किसको जाकर के स्कोल्ड करो? लेट स्कूल बॉयज एंड सार अप्रेंटिसेस। तो जो स्कूल बॉय, स्कूल जाने के लिए जो बच्चे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं ना, जब वो लोग को जाके डांटो, वो लोग का घर में, वो लोग का बेडरूम में जाके किरण दो कि अरे भाई उठो जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो गए हो, जाओ वो लोग को जाके तुम अपना टाइम का लेसन दो, हमको लेक्चर मत दो। और किसको दो? एंड सावर अप्रेंटिसेस, सावर मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली डिससैटिस्फाइड, ठीक है, अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड। अप्रेंटिसेस यानी अप्रेंटिसेस, तो अप्रेंटिस मतलब क्या कि ऐसा एक मतलब आपका इसको क्या आप कह सकते हैं, एक लर्नर कह सकते हैं, ठीक है, लर्नर हु इज डूइंग एन अप्रेंटिसशिप फ्रॉम अ मास्टर हु नोज, हु इज एक्सपीरियंस इन अ स्किल, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस्ड वर्कमैन से कोई आदमी अगर उसका स्किल सीख रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ब्लैक स्मिथ है, ठीक है, उसके पास जा करके आप उसका स्किल सीख रहे हो, कोई आपके मान लीजिए कोई गोल्ड स्मिथ है, उसके पास जाके आप कोई स्किल सीख रहे हो, या मान लीजिए कोई वीवर है, कोई पॉटर है, उसके पास जाकर के आप उसका स्किल सीख रहे हो, तो कोई भी स्किल्ड आदमी, कोई भी आर्टिजन आदमी के पास, एक्सपीरियंस आदमी के पास जा करके उसके साथ रह करके अगर आप काम सीख रहे हो, ठीक है, जैसे आजकल जिसको हम लोग इंटर्नशिप कहते हैं, है ना, तो उसी किस्म का था अप्रेंटिसशिप, ठीक है, तो उसको स्किल्ड मतलब आदमियों के पास जाकर के काम सीखना, जो लोग काम सीखते हैं उसको अप्रेंटिस बोला था। तो वो लोग काफ़ी डिससेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि एक तो वो लोग को अपना मतलब थोड़ा सा वो लोग को टेंशन रहता है कि जो वो लोग को सिखाते हैं, जो एक्सपीरियंस मास्टर्स होते हैं, है ना, वो ज़्यादातर कभी कभी क्या करती है, लोग ऊपर बेवजह चिल्ला देते हैं, ठीक है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर लोग को ऊपर दे देते हैं, अपना काम भी कभी कभी कोई फांकीबाज होता है तो लोग से करवा लेता है अप्रेंटिस, तो ये लोग ना बहुत डिससेटिस्फाइड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो जाओ वो लोग को जा करके चिढ़ाओ, वो लोग को जा करके ज्ञान दो, हमें ज्ञान देना ना आओ, ठीक है। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइट, जाओ जाकर के कोर्ट में जितना भी हंट्समैन है ना, अभी कोर्ट हंट्समैन क्या है, एक्चुअली कोर्ट मतलब यहाँ रॉयल कोर्ट के बारे में, राजसभा के बारे में बताया गया है। अब राजसभा में कुछ है ना हंट्समैन रहते थे, शिकारी रहते थे, ठीक है, ये शिकार में जाने वाले कुछ मतलब आपका पर्सनल रहते थे, वो क्या करते थे, वो राजा जब शिकार में जाया करते थे ना, तो ये लोग भी, ये हंट्समैन भी उन राजा के साथ, राजा को गार्ड करते हुए लेके जाते थे, या राजा के एज असिस्टेंट या राजा के सहयोगी होकर के उनके साथ शिकार में जाते थे। तो ये है कोर्ट हंट्समैन। तो बोल रहा है कि जाओ सूरज, तुमको अगर डिस्टर्ब करना है, लेक्चर देना है ना, जाओ जाकर के वो कोर्ट राजा के साथ जाने वाले जो हंट्समैन है ना, उनको बोलो कि राजा आज शिकार में जाएंगे, द किंग विल राइड, दैट मीन्स द किंग विल राइड इन हिज हॉर्स फॉर हंटिंग, शिकार में जाएंगे। कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, जाओ देश में जितना चींटी है, अच्छा आप इसको देख करके आप बोल सकते हैं कंट्री एंड्स यानी देश का चींटी या रूरल साइड में रहने वाला चींटी, बट यहाँ एंड्स को लिटरल सेंस में यही यूज किया गया। अब चाहे तो उसको लिटरल सेंस में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट जो मोर प्रोमिनेंट यूज है ना, वो यहाँ पे पेजेंट्स है, फार्मर्स है। क्यों एंड्स के साथ फार्मर्स का तुलना किया गया? क्योंकि एंड्स जैसे हार्ड वर्किंग होते हैं, लेबोरियस होते हैं और डिसिप्लिन्ड वे में अपना काम करते हैं, ठीक है, वैसे फार्मर्स भी बहुत हार्ड वर्किंग, लेबोरियस होते हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड वे में, बिना कोई भागीबाजी, बिना कोई
आपका रूल रेगुलेशन तोड़े अपना काम डेली मेहनत से करते जाते हैं। इसलिए कंट्री एंड्स यानी रूरल फार्मर्स, ठीक है, टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। अब इसको आप एंड भी समझ सकते हैं, क्योंकि एंड भी जैसे जब विंटर आता है उससे पहले वो अपना फूड स्टोर करने का काम में लगे रहता है, तो वैसे ठीक रूरल फार्मर्स भी अपना हार्वेस्ट करने में, हार्वेस्ट यानी जो एग्रीकल्चरल जो भी उनका प्रोडक्ट होता है, जो भी उनका क्रॉप्स, जो भी वो फसल उगाते हैं, जब वो कंप्लीटली पक जाता है तो उसको काट करके फसल को घर में उठाना, ठीक है ना, उसको हार्वेस्टिंग बोला जाता है। तो अच्छा, ऑफिसेस मतलब यहाँ वो कोई आपका रियल वाला ऑफिस नहीं कि एकदम मतलब कोई कॉल सेंटर वाला ऑफिस या फिर कोई आपका बैंक वाला ऑफिस, ऐसा कोई ऑफिस नहीं। ऑफिसेस मतलब यहाँ ड्यूटीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो जाओ, चींटियां जैसे अपना दायित्व पालन करती है फूड स्टोर करने के लिए, ठीक वैसे ही हार्ड वर्किंग और लेबोरियस जो फार्मर्स रहते हैं, जो अपना हार्वेस्ट का ड्यूटी उनको पालन करना है, जो उनको फसल काट करके लेके रखना है टाइमली, उनको जाकर के उठाओ, उनको जाकर के उनका दायित्व के बारे याद दिलाओ, हमें ना ज्ञान देने आओ, ठीक है, हमें हमारा दायित्व ना सिखाओ, उन लोग को वो लोग को जाकर के करो। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रैग्स ऑफ टाइम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये आपका स्टेटमेंट है, जिससे फिनिश होता है हम लोगों का फर्स्ट स्टैंजा। एक्चुअली टोटल पोएम जो है ना 30 लाइन का है, 30 लाइन्स का है, ठीक है ना, 30 लाइन्स का है, और इसको 3 स्टैंजा में भाग किया गया है। 3 स्टैंजा टोटल है, हर स्टैंजा में आपका 10 लाइन है, ठीक है, और हर 10 लाइन का स्टैंजा जो है ना एंड होता है एक कपलेट से। एक कपलेट मतलब क्या कि राइमिंग, 2 राइमिंग लाइन्स। जैसे देखिए, ये जो पहला लाइन है, मतलब आखिरी दोनों लाइन का जो पहला लाइन है, सेकंड लास्ट, वो है क्लाइम, और लास्ट लाइन है टाइम। तो क्लाइम और टाइम राइमिंग हो रहा है ना, तो ये जो आखिरी 2 राइमिंग लाइन्स होता है इसको कपलेट बोला जाता है। तो हर स्टैंजा 10 लाइन का है, और हर स्टैंजा का आखिरी 2 लाइन एक राइमिंग कपलेट है। ये है इसका स्ट्रक्चर। हालांकि इसका स्ट्रक्चर में भी इसका कंटेंट का एक खासियत छुपा हुआ है, वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि लव, तो इसका पहला स्टैंजा किस चीज से खत्म होता है, कौन सा राइमिंग कपलेट से खत्म होता है, लव ऑल अलाइक। लव पूरा एक जैसा है, एक समान है, लव में कोई वेरिएशन नहीं आता है, लव में कोई चेंजेस नहीं आता है, इट्स कांस्टेंट। ओके, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम, इसको कोई सीजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई क्लाइम यानी क्लाइमेट, ठीक है, इसको कोई क्लाइमेट, कोई वेदर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाइमेट से, वेदर से, सीजन से किसको फर्क पड़ता है, आपका फार्मर्स को फर्क पड़ता है। उनका सीजन अलग होगा तो उनको हार्वेस्ट का प्रॉब्लम होगा, वेदर खराब होगा तो हार्वेस्ट का प्रॉब्लम होगा। स्कूल बॉयज को फर्क पड़ता है टाइम से, ठीक है, कि लेट हो जाएगा तो स्कूल मिस हो जाएगा। अप्रेंटिस जो है ना, जो लोग इंटर्नशिप कर रहे, सीख रहे, वो लोग को फर्क पड़ता है कि अगर देरी हो गया, एक दिन मिस हो गया, तो वो लोग का नॉलेज मिस हो जाएगा। यहां तक कि किंग को भी फर्क पड़ता है ना, कि उनका शिकार जाने के टाइम में लेट हो जाएगा, तो हंट्समैन को, जो रॉयल हंट्समैन है, वो लोग को एकदम समय टू समय धर करके किंग को बताना पड़ता है, हाँ महाराजा अब समय हो गया, अब चलिए। तो जितना भी दुनिया में आदमी है ना, सब कोई को टाइम से फर्क पड़ता है, किसी को सीजन से फर्क पड़ता है, किसी को वेदर से फर्क पड़ता है, किसी को डेली का रूटीन से फर्क पड़ता है। ये देखिए लिखा है ना, नॉट आवर्स, ये देखिए जो लास्ट लाइन है, नॉट आवर्स डेज मंथ्स, तो किसी को घंटी का हिसाब से फर्क पड़ता है कि कुछ 1-2 घंटा इधर उधर हो गया, किसी को दिन का हिसाब से फर्क पड़ता है, किसी को मंथ का हिसाब से फर्क पड़ता है, और सीजन और क्लाइमेट मतलब टाइम्स, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ टाइम, डिफरेंट लार्ज और स्मॉल यूनिट्स ऑफ टाइम। तो टाइम से है ना सबको फर्क पड़ता है, सिर्फ किसको छोड़ करके, मुझे छोड़ करके, मैं यहां यानी पोएट स्पीकर, मेरे और मेरे बिलवेड को छोड़ करके बाकी पूरा दुनिया को समय से फर्क पड़ता है। और इसीलिए वो लोग तुमको मान के चलते हैं, क्योंकि तुम्हारा ही उगने का, मतलब तुम मतलब यहाँ सूरज, क्योंकि सूरज जब उगता है उसी हिसाब से तो दिन का शुरुआत होता है, उसी हिसाब से टाइम काउंट होता है। तो इसीलिए बाकी दुनिया भले तुम्हें मान के चल सकती है, बाकी दुनिया तुम्हारा लेक्चर सुन सकती है, क्योंकि वो लोग को टाइम से फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे और मेरे बिलवेड को टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लव कोई टाइम से चेंज नहीं होता, चाहे कुछ भी टाइम हो जाए, कितना भी घंटा हो, दिन का कोई भी आवर हो, कोई भी महीना हो, कोई भी साल हो, कोई भी वेदर हो, कोई भी सीजन हो, लव इज लव, लव इज ऑल अलाइक, वो एक समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, दैट इज कांस्टेंट। तो जब मुझे तुम्हारा समय से कोई घंटा फर्क पड़ता ही नहीं है, तो क्यों मैं तुमको मानूंगा। तुम जाओ जाकर लेक्चर किसी और को, तो हमारा सामने एकदम ज्यादा ना अपना अथॉरिटी चलाने आओ। आई एम योर अथॉरिटी फिगर, नॉट यू, ठीक है। तो यहाँ पूरा सन को एक तरीके से बेइज्जत किया गया।
अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग सेकंड स्टैंजा में आते हैं और वहां देखते हैं क्या बताया गया है। एक्चुअली वहां पे भी अभी सन का पूरा पोएम में ही सन का बेइज्जती ही चलेगा, बस डिफरेंट डिफरेंट एंगल से चलेगा। अब देखिए, दाई बीम्स, दाई यानी योर, वाई ओ यू आर योर, ठीक है, ये भी ओल्ड इंग्लिश आर्काइव यूज है। दाई बीम्स सो रेवरेंड एंड स्ट्रॉन्ग, वाई शुड्स दाउ थिंक। अच्छा, शुड्स मतलब शुड, एक्चुअली जो एस टी है ना शुड का बगल में, ये एक आर्काइक ग्रामेटिकल एंडिंग है, ठीक है। जैसे आजकल हम लोग कभी एस या ई एस लगाते हैं ना, जैसे गोज, कम्स, ईट्स, टेक्स, वैसे एस ई एस लगाते हैं ना कुछ एंडिंग वर्ब सफिक्स के तौर पे। तो वैसे ही ओल्ड इंग्लिश में या आर्काइक यूज में क्या होता था ना कि ये एस टी या टी एच, काफी बार आप देखेंगे कि टी एच या ई टी एच भी लगा हुआ रहता है, जैसे मेक इथ, गो इथ, वो एक्चुअली मेक्स या गोज है मॉडर्न यूज का। तो टी एच, ई टी एच, एस टी, ई एस टी, ये सब है ना आपका एंशियंट इंग्लिश का या आप कह लीजिए आर्काइक ओल्ड इंग्लिश का वर्ब सफिक्सेस था। तो दैट्स वाई ऐसा यूज हुआ है। वाई शुड्स दाउ थिंक यानी वाई शुड यू थिंक, दाउ यानी यू। तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारा जो बीम, बीम यानी शाइन, ओके, तुम्हारा जो उज्जवल जो रोशनी है, जो किरण है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा रेवरेंट है। रेवरेंट यानी डिजर्विंग रिस्पेक्ट, जिसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग श्रद्धा सम्मान करते हैं, ठीक है। तो तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारा किरण में ऐसा कुछ है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको सब कोई लोग सम्मान करके चलेगा? क्यों ऐसे तुम सोच रहे हो? ऐसा क्या है? ठीक है, बाकी लोग के लिए भले ही हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा क्या कारण है कि मैं तुम्हारा किरण को सम्मान करूं? दो कोई कारण, मैं एक कारण दिखाता हूं क्यों मैं तुमको सम्मान नहीं करूंगा। लो सुनो। आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंक। मैं तुम्हारा जो ये इतना पावरफुल और रिस्पेक्टेबल जो किरण, जो कि तुम समझते हो और बाकी दुनिया समझती है, उसको मैं एक झटके में उसको मैं ग्रहण लगा दे सकता हूँ। एक्लिप्स यानी टू हाइड, टू क्लोज, ठीक है, ढक दे सकता हूँ उसको, मैं ग्रहण लगा सकता हूँ उसको, मैं अंधेरे में कवर अप कर दे सकता हूँ। क्लाउड जैसे कि मतलब क्लाउड यानी टू कवर विद क्लाउड्स, टू ब्लर, टू हाइड, ठीक है। तो कैसे मैं तुम्हारे किरण को, उज्जवल किरण को, स्ट्रॉन्ग एंड रिवरेंट किरण को मैं एक मिनट में ढक दे सकता हूँ या पराजित कर दे सकता हूँ? विद अ विंग। बस मैं एक बार मेरा पलक झपकूंगा, एक बार मैं अपना आंख बंद करूंगा, वंस आई क्लोज माई आईज, बस मुझे तुम दिखोगे ही नहीं, तुम्हारा किरण दिखेगा ही नहीं। तो मेरे लिए तुम्हारा किरण को पराजित करना, ढकना बस 2 सेकंड का काम है, बस मुझे पलक झपकना है। लेकिन 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 मैं पलक झपकूंगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, गलत मत सोचो, तुम्हारा डर से नहीं, किस वजह से नहीं झपकूंगा? देखिए अगला लाइन में लिखा है, बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग। लेकिन मैं उसकी, उसकी यानी मेरे बिलवेड की, उसकी साइड इतना देर तक तो मैं मतलब ना देखे हुए बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। मतलब अच्छा, आप ये देखिए, ये उनका लव को, इंटेंसिटी को दर्शाता है और उनका पैशन को भी दर्शाता है कि एक पलक झपकने में कितना ही समय लगता है, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है पलक झपकने में। लेकिन पोएट इसी को, है ना, बहुत ज्यादा समय बता रहा है कि इतना ज्यादा देर, ये 1 सेकंड का या कुछ मोमेंट्स भी मैं जो आंख बंद करूंगा तो वो तो उस टाइम पे तो मैं अपने ब्यूटीफुल बिलवेड को नहीं देख पा रहा हूं, तो उस कुछ मोमेंट का भी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, उतना भी समय का सेपरेशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो भी किस लिए? तुम बुढ़ा और बेवकूफ सूरज, तुम्हारे वजह से। चलो हटो, तुम्हारा लिए मेरे बिलवेड को क्यों मैं ना थोड़ा मोमेंट के लिए भी सेपरेट करूं, अपने नजर से क्यों जुदा करूं? कोई कारण है? तुम उतना इंपॉर्टेंट हो? नहीं हो, तुम बहुत ही इररिलेवेंट हो, तुमसे लाख गुना इंपॉर्टेंट है मेरी बिलवेड मेरे लिए, ठीक है। इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, दाइन मतलब वही आर्काइक यूज, इसका मतलब है योर्स, ठीक है। तो अगर उसकी आंखें, मतलब मेरे बिलवेड की आंखें, अगर तुम्हारे आंखों को ब्लाइंड नहीं कर देना, ब्लाइंड, अब सूरज को ब्लाइंड कैसे करा जाएगा? मतलब आउटशाइन, यहाँ ब्लाइंड मतलब आउटशाइन, मतलब मेरी बिलवेड के आंखों का खूबसूरती, मेरे बिलवेड की आंखों का रोशनी, मेरा बिलवेड के आंखों का ब्राइटनेस और लवलीनेस अगर तुम्हारे ब्राइटनेस और लवलीनेस से ज्यादा नहीं हो, तुम्हारे ब्राइटनेस और लवलीनेस को पराजित ना कर दे, ऐसा अगर ना हो ना, तो ठीक है, लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, ठीक है, तुम देखो, आज तुम देखो मेरे बिलवेड का आंखों को देखो, और कल देर से आकर के, है ना, मुझे बताना, whether both the Indias of spice and mine be where thou leftst them or lie here with me। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मुझे बताना जरा कि बोथ द इंडियाज, बोथ द इंडियाज मतलब यहाँ दोनों इंडिया का बात किया जा रहा है, इंडिया मतलब भारत देश नहीं, ठीक है, एक वेस्ट इंडीज का बात किया जा रहा, एक ईस्ट इंडीज का बात किया जा रहा, ठीक है।
तो बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन, स्पाइस मतलब जो कि काफ़ी मसाले हैं, तो ये ईस्ट इंडिया का जो स्पाइस है ना वो काफ़ी फेमस था, और ये एक तरीके से एक कॉलोनाइजेशन पीरियड को भी ये एक रेफरेंस कर रहा है, क्योंकि कॉलोनाइजर्स जो थे ना, डन का जो 17th सेंचुरी था, 18th सेंचुरी था, ये एकदम गोल्डन पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन था। इसमें पूरा जो वेस्टर्न कंट्री, ब्रिटिश फोर्स, जब कहा जाए तो पूरा यूरोपियन कंट्री ही क्या कर रहा था, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरीके से क्या कर रहा था, कॉलोनाइजिंग मतलब एक एजेंट बन गया था। तो वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में अपना कॉलोनी बना रहा था, और उसमें जितना भी नेचुरल रिसोर्स था ना, उसको अपना देश में ला करके प्रोडक्ट बना के उससे अपना इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा था। ठीक है, तो स्पाइसेस के लिए वो लोग ईस्ट इंडिया को कॉलोनाइज किए थे। ईस्ट इंडिया के स्पाइसेस जा करके लोग अपना मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में मतलब लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के मुनाफे में बेचते थे। और जो वेस्ट इंडीज था उसमें काफ़ी सारा मिनरल्स भरा हुआ था, गोल्ड्स था। ठीक है, तो उसका लिए उन्होंने वेस्ट इंडीज पे कब्जा किया था। तो वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज दोनों ही मिनरल्स में, ज्वेलरीज में और स्पाइसेस में काफ़ी एनरिच है। इसलिए बताया गया है स्पाइस एंड माइन। माइन यानी आपका जहाँ पे मिनरल्स मिलता है, ठीक है, जैसे आप कोल माइन बोलते हैं, या गोल्ड माइन, या आपका डायमंड माइन, तो वैसे माइन, खदान। ठीक है, और स्पाइस यानी मसाला। तो दोनों इंडिया का सबसे बेस्ट चीज, ठीक है, स्पाइस और मसाला, यानी यहाँ वेल्थ, ये दोनों यहाँ पे एक तरीके से ट्रेजर या वेल्थ या वैल्यूएबल एसेट को समझा रहा है। बी वेयर दाउ लेफ्ट्स देम, क्या ये दोनों वहीं पे है जहां पे तुम उनको छोड़े थे कल, जहां पे तुम छोड़े थे, मतलब वेस्ट इंडीज का जो मिनरल्स है और ईस्ट इंडीज का जो स्पाइसेस है, जो बहुत वैल्यूएबल दोनों एसेट है, क्या वो वहीं पे है, ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज में है, या फिर और लाई हियर विथ मी, या फिर वो दोनों आके मेरे साथ यहाँ पे सोए हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या पोएट अपना बिलवड को छोड़ करके कुछ मसाला और कुछ सोना, हीरे जवाहरात का साथ सो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये समझने का गलती मत कीजिएगा। वो अपने बिलवड को ही ये दोनों चीज़ों का आधार, कंटेनर बता रहे हैं कि ज़रा आकर के देखना कि मेरे बिलवड में शी हैज़ मोर वैल्यू, she has more beauty, she has more wealth, she has more loveliness, she is more treasurable than these material treasures। ये स्पाइसेस, ये सोना, ये खजाना, ये मिनरल्स, ये भले ही लाखों लाखों करोड़ों का संपत्ति हो सकता है, ये बहुत वैल्यूएबल तुम लोग के लिए हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा खजाना, इससे भी ज्यादा खूबसूरती, इससे भी ज्यादा लवलीनेस, इससे भी ज्यादा वैल्यू कहाँ है? मेरा बिलवड में छुपा हुआ है। माई बिलवड इज द ग्रेटेस्ट एसेट दैट कैन एवर बी। ओके, आस्क फॉर दोज किंग्स हुम दाउ सॉस्ट यस्टरडे, सॉस्ट मतलब सॉ, तो पिछला दिन है ना, कल तुम जितना भी राजाओं महाराजाओं को देखे थे, है ना, जरा पूछना तो जाकर के, जरा देखना तो उनको। एंड दाउ शैल्ट हियर, शैल्ट यानी सैल, SHALL, और तुमको यही सुनाई देगा। ऑल हेयर इन वन बेड, सारे के सारे यहाँ पे एक ही बिस्तर में सोए हुए हैं। एक बिस्तर मतलब जो बेड में पोएट यानी कि लवर और उनका बिलवड लेटे हुए हैं, उस बेड का बात किया जा रहा है। ये भी अगेन आपका एक सिंबॉलिक है। यहाँ पे सचमुच क्या राजा महाराजा आकर के बेड में लेटे हुए हैं? बिल्कुल नहीं, वो लोगों का तो खादा क्या काम नहीं है। मतलब यहाँ पे एक सॉवरेंटी का बात बताया जा रहा है कि किंग इज द सिंबल ऑफ पावर, ओके, ऑफ रूलिंग अथॉरिटी, ओके, ऑफ अ रिस्पेक्ट, ऑफ अ स्टेटस। ठीक है, तो ये सारा जो क्वालिटीज है ना, नोबिलिटी हो गया, हाई क्लास आपका सोसाइटी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, स्टेटस हो गया, अथॉरिटी हो गया, पावर हो गया, वेल्थ हो गया, ठीक है, जितना भी सारा अच्छा अच्छा क्वालिटीज एक किंग में है, और सिर्फ एक किंग में नहीं, पूरा दुनिया में जितना भी किंग को है, सूरज, यस्टरडे तुमने पूरा दुनिया तो घुमा है ना, दुनिया का चक्कर तो तुम डेली लगाते हो, तो पूरा दुनिया में जितना भी बड़ा बड़ा राजा है, महाराजा का जो भी खासियत है, वो सारा अकेला खासियत एकजुट होकर के मेरा साथ बेड में लेटा हुआ है। मतलब मेरे बिलवड में वो सारा खासियत है। तो मेरे बिलवड में ना ही सिर्फ फिजिकल क्वालिटीज है, बट मेंटल क्वालिटीज भी है, इमोशनल क्वालिटीज भी है। ओके, उसमें खूबसूरती भी है, उसमें वैल्यू भी है, वो ट्रेजर की तरह यूनिक है, एक्सक्लूसिव है, रेयर है, और उसमें ही दुनिया का सारा रिस्पेक्ट, सारा पावर, सारा अथॉरिटी उसी में छुपा हुआ है। वही मेरे लिए मेरी दुनिया है, वही मेरे लिए मेरा यूनिवर्स है, मेरा सब कुछ है, और सारा दुनिया का सारा खजाना, सारा खूबसूरती, सारा ट्रेजर एकजुट होकर के जैसे मेरे बिलवड का रूप ली है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। शी इज ऑल स्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन।
ये एक तरीके से देखा जाए तो पूरा आपका पोएम में सन को जो वो बताने का कोशिश कर रहे हैं पोएट, वो एक लाइन में अगर समराइज करें तो यही है, शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई। सारा जितना भी देश है ना, स्टेट यहाँ यानी कंट्रीज एंड लाइक ऑल जियोग्राफिक एरियाज, तो जितना भी दुनिया में देश है, राज्य है, साम्राज्य है, सारा का सारा कौन है, किसमें समाया है, उसमें, मेरी बिलवेड में। एंड ऑल प्रिंसेस आए, और उन सारे राज्यों साम्राज्यों का जो अधिपति है, जो प्रिंसेस है, जो महाराजा है, राजा है, वो कौन है, वो मैं हूं। मतलब क्या कि पूरा दुनिया को फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, पूरा दुनिया को छोटा करके यहाँ पे किस में ला दिया गया, दोनों में बांट दिया गया। एक तो बिलवेड में बांट दिया गया आधा, और बाकी आधा लवर में बांट दिया गया, पोएट में बांट दिया, किस हिसाब से कि जितना भी दुनिया का सारा पोजेशंस है, जितना भी दुनिया का ट्रेजर है, जितना भी दुनिया का सारा वैल्यूएबल एसेट्स, ब्यूटी, लवलीनेस, व्हाटएवर, सारा का सारा किसमें समाया हुआ है, मेरी बिलवेड में। और वो सारा चीज का हकदार कौन है, वो सारा चीज को एंजॉय करने का, वो सारा चीज को एसेस, वो सारा चीज को एक्सेस करने का, वो सारा चीज को यूज करने का, या वो सारा चीज का आनंद उठाने का अधिकार किसका है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये सारा स्टेट का, सारा दुनिया का, सारा एसेट्स का मालिक, राजा, महाराजा कौन है, मैं हूं। तो मैं और मेरी बिलवेड, ये दोनों मिलकर के एक प्रॉपर फुल वर्ल्ड है। बाकी दुनिया से हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, बाकी दुनिया को एक तरीके से झुटला दिया जा रहा है यहाँ पे। वो वर्ल्ड का फिजिकल यूनिवर्स का, नेचर का, पॉलिटिकल वर्ल्ड का, सोशल वर्ल्ड का, हर तरीके का वर्ल्ड का ना कि सिर्फ बहिष्कार कर रहे हैं, बल्कि उसका अस्तित्व को ही नकार दे रहे हैं। मानना ही नहीं चाह रहे कि वो लोग का, दोनों का अलावा कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। दे आर देमसेल्व्स द वर्ल्ड। ओके, अब देखिए इस ये जो आइडिया है ना, इसको माइक्रोकॉज्म बोला जाता है। ये माइक्रोकॉज्म बहुत ही एक फेमस, खास करके रेनेसां लिटरेचर में ये काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रोकॉज्म। और एक फ्रेज बहुत फेमस है, माइक्रोकॉज्म ऑफ द मैक्रोकॉज्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्रो शब्द का अर्थ है बड़ा, माइक्रो शब्द का अर्थ होता है छोटा। तो मैक्रोकॉज्म यानी पूरा जो बड़ा आपका दुनिया यानी जो यूनिवर्स, और माइक्रोकॉज्म यानी एक बहुत ही छोटा उसका मॉडल। ठीक है, तो जो बेड है ना, जो बेडरूम है, एक बेड में लेटे हुए लवर और बिलवेड, बस यहीं तक में उन्होंने, पोएट ने पूरा दुनिया को समेट के छोटा बना करके टाइटली पैक कर दिया यहीं बेड में, और यहीं दोनों व्यक्ति में, यहीं दोनों इंसान में, खुद में एज ए लवर एंड उनका बिलवेड में। तो लवर और बिलवेड यहीं दोनों में पूरा दुनिया समा गया है। तो दे आर एक्टिंग एज द माइक्रोकॉज्म, एज द कंडेंस्ड यूनिवर्स। ठीक है, with all its virtues, with all its power, with all its beauties and all its treasures. Okay, that is the concept. Nothing else is. देखिए, एक तरीके से ये स्टाइलिस्टिकली भी और कंटेंट वाइज भी एक स्टॉप आपको देता है, एक ब्रेक आपको देता है। एक जो रिदम चलते आ रहा था, ठीक है, उसमें थोड़ा छोटा सा ब्रेक क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, नथिंग एल्स इज, बस 3 वर्ड इसमें यूज किया गया है। बाकी जितना भी आप लाइन देखे, कोई लाइन में लेकिन 3 वर्ड नहीं है, काफी लंबे लंबे लाइन है, काफी, ठीक है, काफी ज्यादा सिलेबस है, लेकिन अचानक से ये आ जाता है 3 वर्ड का एक छोटा सा लाइन। ये क्या आपका दर्शाता है? दिस मीन्स अ पॉज, दिस मीन्स अ कंक्लूजन, दिस मीन्स अ डिनायल। वो डिनाई कर रहे हैं, वो एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प, एक ज्यादा बात में वो जाना ही नहीं चाह रहे हैं, बहुत कम बात में, टू द पॉइंट बात में वो अपना राय दे रहे हैं, पोएट अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं। जैसे वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर ही चुके हैं कि पूरा दुनिया बस उनका बेडरूम में ही समाया हुआ है, वो खुद और उनका बिलवेड दोनों मिलकर के पूरा दुनिया है। ठीक है, तो क्योंकि वो लोग पूरा दुनिया है, तो वो अब मतलब एक वर्डिक्ट दे रहे हैं कि हम लोगों का परे, मेरा और मेरा बिलवेड को छोड़ करके बाकी कुछ है ही नहीं। नथिंग एग्जिस्ट्स बियॉन्ड अस। This is the single statement, single verdict, single judgment he passes. एक बार भी वो इसका अथॉरिटी को लेकर के क्वेश्चन करने का कोई मतलब अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं है। वो सिंगल हैंडेडली, मोनोपोलिकली वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरा बाहर कुछ नहीं है, मेरा और मेरी बिलवेड के बाहर और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। दे आर मीनिंगलेस, दे आर वर्थलेस। प्रिंसेस डू बट प्लेज अस। देखिए, अब जस्ट वर्ड चॉइस को देखिए, प्रिंसेस डू बट प्ले अस। जो जितना भी प्रिंस है ना, जितना भी राजकुमार है, राजा महाराजा है, वो कुछ नहीं करते,
वो बस हम लोगों को प्ले करते हैं, प्ले इन द सेंस दे एक्ट अस आउट, हम ही लोग का वो नकल करते हैं, हम ही लोग का हिसाब से वो एक्टिंग करते हैं, हम ही लोग को मॉडल बना करके वो हम लोग को ही फॉलो करते हैं। यहाँ पे वो खुद कोई प्रिंस या कोई महाराजा के साथ अपना तुलना नहीं कर रहे हैं, प्रिंस या महाराजा को वो दर्शा रहे हैं कि वो लोग मेरा फॉलोइंग है, वो लोग मेरा फॉलोअर है, मतलब मैं सुपीरियर हूं। प्रिंसेस, किंग्स, एम्पेरर्स, whole world is my subordinate, whole world is my inferior, I am the boss, I am the authority, I am the ruler of the whole world। तो मुझे सब कोई मान करके चलो, acknowledge me। जैसे पूरा दुनिया के सामने, पूरा सन के सामने वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, एक्नॉलेज मी, मुझे स्वीकारो, मुझे एक्सेप्ट करो एज योर यूनिवर्सल बॉस। तुम लोग के धाता करता विधाता मैं ही हूं, सब कोई लोग मुझे फॉलो करता है। आई एम द वन स्टॉप रिजोल्यूशन, आई एम द वन सिंगल अथॉरिटी दैट एवरीबडी शुड ओबे। ओके, तो प्रिंसेस भी हम ही लोग का हिसाब से फॉलो करते हैं, हम ही लोग को नकल करते हैं। कंपेयर टू दिस ऑल ऑनर्स मिमिक, ऑल वेल्थ एल्केमी। और इसका साथ अगर मैं तुलना करूं, इसका साथ मतलब this here actually symbolizes the love relationship between the lover and the beloved, the emotion or and the passion and the feeling of love between the lover and the beloved। तो हम लोगों का ये जो लव है ना, ये जो प्यार है, इससे अगर मैं कंपेयर करूं, है ना, इसके साथ अगर मैं तुलना करूं, तो सारा जितना भी इज्जत है ना, जितना भी ऑनर है, कोई बहुत बड़ा योद्धा है, कोई बहुत बड़ा लेखक है, कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा है, कुछ भी हो, कोई भी तरीके का ऑनर हो, सब सिर्फ मिमिक लगता है, सब सिर्फ काउंटर फीड लगता है, सब सिर्फ एक चीज का मॉडल लगता है। किस चीज का मॉडल, किस चीज को सब कोई फॉलो कर रहे हैं, किस चीज का इंफीरियर कॉपी सब कोई बना रहे हैं, हम लोगों का प्यार का। इसका मतलब क्या, सबसे बड़ा ऑनर, या कहा जाए तो एकमात्र ओरिजिनल ऑनर, एकमात्र जेन्युइन ऑनर क्या है, द ऑनर ऑफ गेटिंग लव्ड, द ऑनर ऑफ स्प्रेडिंग लव, द ऑनर ऑफ हैविंग लव, द ऑनर ऑफ गिविंग लव। ठीक है, ये प्यार का जो सम्मान है ना, वही एकमात्र सच्चा सम्मान है, और बाकी सारा सम्मान तो बस फेक है, बाकी सारा सम्मान तो बस इसी का मॉडल है, इसी का एक कॉपी है, एक इंफीरियर जस्ट मिमिक्री ऑफ इट। ऑल वेल्थ एल्केमी। अब एल्केमी को एक्चुअली एक ऐसा तरीका माना जाता था, इसका आपको है ना, रेनेसा और जैकोबियन एरा में ये एल्केमी काफ़ी फेमस था। ठीक है, इसका आपको इवन पूरा एल्केमी को लेकर के बहुत फेमस पेन है बेन जॉनसन का, द एल्केमिस्ट। ठीक है, बहुत फेमस प्ले है जो एल्केमी को लेकर के ही आपका मतलब लंदन शहर में एल्केमी का इफेक्ट को लेकर के वो प्ले दर्शाता है, सोशल उसका मतलब जो इम्पैक्ट है उसको दर्शाता है। तो एल्केमी एक ऐसा कला है, एक रसायन विद्या हम लोग इसको कह सकते हैं, द एंशिएंट फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये विश्वास किया जाता था, इट वाज द पॉपुलर कॉमन बिलीफ दैट द एल्केमिस्ट, और ये जो एल्केमी का रसायन विद्या है, ये जो ज्ञान है एल्केमी का, इसके जरिए सोना मतलब इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस अनएंडिंग अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड वेल्थ यूजिंग दिस पीस ऑफ नॉलेज, दिस एक्सपर्टीज ऑफ एल्केमी। तो ये विद्या, ये एल्केमी विद्या या रसायन विद्या को अगर एक बार हम लोग सीख ले सके, तो इसी के जरिए हम लोग धन उत्पत्ति कर सकते हैं, गोल्ड क्रिएट कर सकते हैं, और कोई भी विश्व, यहाँ तक कि ये भी माना जाता था कि एल्केमी को अगर कोई सही से यूज करे तो उससे अमरत्व भी मिल सकता है, इमोर्टैलिटी भी मिल सकता है। बट ये जाहिर सा बात है, दिस इज ऑब्वियसली एन इनऑथेंटिक बिलीफ। ठीक है, तो एल्केमी को हमेशा एक कॉपीड फॉर्म या फिर एक फेक वेल्थ से तुलना किया जाता है। तो सारा दुनिया का जितना भी आपका तिजोरी है, जितना भी खजाना है, जितना भी धन संपत्ति, सोना गहना जेवरात, जितना भी कुछ मूल्यवान चीज़ें हैं ना, सब बस एल्केमी जैसा लगता है। अगर मैं इसका साथ तुलना करूँ तो मेरा प्यार जो दौलत का बराबर है ना, मेरे प्यार जितना बड़ा खजाना है, मेरा प्यार जितना बड़ा ट्रेजर है, उसके साथ अगर मैं तुलना करूँ तो दुनिया का बाकी सारा खजाना, सारा दौलत क्या लगता है, सिर्फ एक एल्केमी, सिर्फ एक झूठा दौलत लगता है, सिर्फ एक ब्लैक मैजिक जैसा लगता है, सिर्फ एक
अनरियलिस्टिक ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ लगता है। असली सच्चा वेल्थ क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार। ठीक है, दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी। सुनो तुम ओ सूरज, मेरी बात सुनो। आर्ट यानी ARE। सो यू आर हाफ एज हैप्पी एज वी। हम लोग जितना खुश है ना, तुम लोग बस उस, तुम लोग क्या तुम, हे सूरज, हे मूर्ख, निर्बोध, बुढ़े और एकदम अनडिसिप्लिन सूरज, तुम बस हम लोग से आधा ही खुशी तुम ले सकते हो। ठीक है, मतलब हम लोग जितना खुश है ना, उससे बस आधा ही खुश तुम खुद हो। क्यों? क्योंकि तुम आधा हो। ये एक्चुअली बताया तो नहीं गया, मतलब हम लोग इसका हेडिंग मीनिंग समझ सकते हैं कि ये हाफ वर्ड है ना, ये सूरज को एक तरीके से कटाक्ष है। देखिए सूरज का जो शेप है वो है राउंड, और राउंड ये जो शेप है ना, जो सर्कल शेप है, ये मेटाफिजिकल पोएट्री में हमेशा परफेक्शन को समझाया जाता है। ठीक है, अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, अ सेंस ऑफ एंटायरिटी, अ सेंस ऑफ परफेक्शन, ये हमेशा समझाया जाता है। लेकिन इसको सन भी वैसा ही आपका प्योर एकदम सर्कल है, राउंड है, तो वो भी परफेक्शन का सिंबल है। लेकिन यहाँ पे हाफ वर्ड जोड़ दिया गया कि तुमको देख के लगता तो है कि तुम संपूर्णता का एक प्रतीक हो, तुम कंप्लीटनेस एंटायरिटी का एक प्रतीक हो, बट तुम हो नहीं, तुम एक्चुअली आधे हो, बिकॉज यू आर इनकम्प्लीट। Why you're incomplete? Because you are not satisfying us, you are not obeying us, you are not serving us। इसीलिए हम लोग ही तो है असली दुनिया। तुम कौन सा झूठा दुनिया में अपना ड्यूटी किए जा रहे हो? कौन सा दुनिया को तुम रेगुलराइज करने का कोशिश कर रहे हो, समझाने का कोशिश कर रहे हो, उसको डिसिप्लिन बनाने का कोशिश कर रहे हो? कौन सा दुनिया के लिए तुम इतना अपना जान झोंक रहे हो? असली दुनिया तो हम दोनों हैं। तो तुम तो जो काम कर रहे हो वो तो आधा अधूरा है ना। तो तुम्हारा काम से तुमको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो भी आधा अधूरा है। हम लोग हैं एकमात्र पूरा यूनिवर्स में एकमात्र कंप्लीट, एकमात्र एंटायर, एकमात्र परफेक्ट अगर कोई है तो वो है मैं और मेरी बिलवेड। ओके, बाकी और कोई चीज परफेक्ट नहीं है। इन दैट द वर्ल्ड कंट्रैक्टेड, दस कंट्रैक्टेड मतलब श्रिंक्ड, ओके, एब्रीव्ड, ठीक है, शॉर्टन हो जाना, सिकुड़ जाना, कंट्रैक्टेड हो जाना, छोटा हो जाना। ठीक है, तो पूरा दुनिया एक तरीके से छोटा होकर के किन दोनों में समेटा हुआ है? हम दोनों में, मेरा और मेरा बिलवेड में ही पूरा दुनिया सिकुड़ के बैठा है। मेरा और मेरा बिलवेड के अंदर ही पूरा यूनिवर्स समाता है, पूरा दुनिया समाता है। यही चीज अब तक वो इनडायरेक्टली बोलते आ रहे थे कि दोनों मतलब ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज का जितना भी खजाना है, जितना भी स्पाइसेस है, वो मेरे साथ बेड में लेटा हुआ है। पूरा दुनिया का जितना भी राजा महाराजा है, सब लोग यहीं बेड में लेटे हुए हैं। जितना भी खजाना है, जितना भी ऑनर है, सारा हम ही लोग का प्यार का मिमिक्री है। ठीक है, सारा राजा, मतलब अब तक वो सिर्फ इनडायरेक्टली हिंट देते रहे थे कि पूरा दुनिया का हर चीज, हर सुख सुविधा, हर इज्जत, हर मतलब अच्छा चीज, हर अथॉरिटी हम ही लोग में आकर के रुका हुआ है। लेकिन ये पहली बार वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टेड टर्म का यूज करते हुए बता रहे हैं कि दुनिया दुनिया नहीं है, असली दुनिया कहाँ पे छोटा होकर के छुपा हुआ है। माइक्रोकॉस्म ऑफ द होल यूनिवर्स क्या है? बोथ ऑफ अस। दिस बेड इज द कंटेनर ऑफ द होल यूनिवर्स। ठीक है, दाइन एज आस्क्स ईज, तुम्हारा जो एज है ना, सूरज को बताया जा रहा है, दाइन यानी योर, तुम्हारा जो एज है, बहुत ओल्ड हो चुके हो तुम। आस्क मतलब डिमांड्स, योर एज डिमांड्स ईज, ईज यानी कंफर्ट। अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुमको आराम चाहिए, जाओ थोड़ा आराम करो। एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड, दैट्स डन इन वार्मिंग अस। और क्योंकि तुम्हारा जो ड्यूटी है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, तो तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है? वो है दुनिया को वार्मथ देना, दुनिया को हीट देना, दुनिया को गर्म रखना, टू सस्टेन लाइफ इन दैट। ठीक है, ये तो तुम्हारा दायित्व है ना। तो वो तो बहुत जल्दी तुम कर सकते हो। कैसे? वार्मिंग अस, हम दोनों को गर्म रखो ना, हम दोनों को हीट प्रोवाइड करो, हम दोनों को वार्मथ प्रोवाइड करो, हम दोनों को कंफर्ट प्रोवाइड करो, बस हो गया तुम्हारा काम। क्योंकि असली जो दुनिया है वो बाहर का दुनिया थोड़ी है, असली दुनिया तो मैं और मेरी बिलवेड है ना। तो तुमको अगर दुनिया को गर्म करना तो आओ ना, सिर्फ मेरा और मेरा बिलवेड का बेडरूम को ऊपर ही आके अपना शाइन दो,
तुम्हारा भी कंफर्ट हो जाएगा, तो कोई पूरा दुनिया का चक्कर काटने का दरकार नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो तुम्हारा रेस्ट का रेस्ट भी हो जाएगा और पूरा दुनिया का प्रति तुम्हारा दायित्व भी पूरा हो जाएगा। तो ये एक तरीके से अब हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि जो संजो फूल है, क्यों वो मूर्ख है, क्योंकि उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं कि उसका ड्यूटी तो वो निभा ही नहीं रहा। वो जो बेकार इतना बाहर पूरा दुनिया में किरण देते जा रहा है और सोच रहा है कि मैंने तो अपना ड्यूटी पूरा निभा रहा हूँ, लेकिन उसको अंदाजा ही नहीं है कि एक्चुअल दुनिया तो मेरा और मेरे बिलावेड में है। तो आओ ना, यहाँ आके किरण दो ना, ये है तुम्हारा एक्चुअल जगह, एक्चुअल दुनिया। अनरूली, क्यों तुम अनडिसिप्लिन हो, क्योंकि तुम तो कोई ड्यूटी फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तुम तो एक्चुअल रूल मान ही नहीं हो। एक्चुअल रूल क्या है कि मेरे और मेरे बिलावेड में जो पूरा दुनिया समाया हुआ है, तो मेरे और मेरे बिलावेड ये बेडरूम, यहाँ पे आके तुम अपना ड्यूटी करो। मैं हूं तुम्हारा बॉस, मैं हूं तुम्हारा अथॉरिटी। तुम सबके अथॉरिटी नहीं हो, तुम मेरे अथॉरिटी नहीं हो, मैं तुम्हारा अथॉरिटी हूं। इस चीज को दिमाग में घुसाओ। ओके, शाइन हियर टू अस, यहाँ पे है ना, यहाँ पे शाइन दो, मेरे बेडरूम में शाइन दो, मेरा और मेरे बिलवेड के ऊपर शाइन दो, बस हम दोनों को शाइन दो। एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, और बस तुम हर जगह हो, क्योंकि हर जगह हम दोनों में ही समाया हुआ है। तो जैसे ही हम दोनों को शाइन दे रहे हो, ऑटोमेटिकली वो पूरा दुनिया को शाइन देने का बराबर है। दिस बेड द सेंटर इज, ये जो बेड तुमको दिख रहा है, यही तुम्हारा केंद्र है, यही तुम्हारा सेंटर है। दीज वर्ल्स, और ये जो घर का चारों दीवारी देख रहे हो ना, जो घर का ये जो रूम का बेडरूम का बाउंड्री देख रहे हो, यही तुम्हारा स्फीयर है। स्फीयर यानी इन द सेंस द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। जो ऑर्बिट में या जो सर्कुलर पाथ में तुम पूरा दुनिया का ऐसा चक्कर लगाता है, तो हालांकि ये सच नहीं है, सूरज तो चक्कर नहीं लगाता, सूरज तो मतलब एक सेंटर में रहता है और धरती उसका चक्कर लगाता है। लेकिन यहाँ पे वो ये मोशन को इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे सन राइज करता है ईस्टर्न होराइजन से और वो सेट करता है वेस्टर्न होराइजन में, तो एक क्या बोला जाए, एक सेमी सर्कुलर मतलब आसमान में अगर हम लोग देखें तो ये एक तरीके धीरे धीरे चलते 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 एक तरफ से वो दूसरा तरफ आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ट्रैवल करता है, मतलब दिखने में ऐसा लगता है। तो उसी को वो बोल रहा है कि बेचारा तुम जो, अगर तुमको ट्रैवल करना है ना, तो इतना ट्रैवल क्यों करो। सुनो ना, तुमको काम करो, तुम ये जो चारों दीवार है ना मेरे बेडरूम का, इसी को अपना पाथ बना लो, इसी को अपना ऑर्बिट बना लो, और इसी का लाइन बनाकर तुम चक्कर काटते रहो, चक्कर काटते रहो। और तुम्हारा सेंटर क्या है, तुम्हारा सेंटर है ये बेडरूम। मतलब तुम अब अपना सारा फोकस, अपना सारा ड्यूटी, अपना सारा कर्तव्य, अपना सारा एनर्जी और शाइन कहाँ पे दोगे। तुम्हारा एनर्जी का सेंटर, तुम्हारा फोकस का सेंटर, तुम्हारा कर्तव्य का सेंटर क्या होगा, हम लोगों का बेड। तो इस जरिए वो क्या किए, पूरा पोएम के जरिए वो समझाएं कि वो खुद सन से बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटी है, नंबर वन। नंबर दो, वो क्या समझाए कि वो और उनके बिलवेड, यही दोनों में पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड समाया हुआ है। दे आर द माइक्रोकॉस्म ऑफ द होल यूनिवर्स, यह है नंबर दो। और नंबर तीन क्या, कि ही एंड हर हिज बिलवेड आर रेज्ड टू गॉड लाइक स्टेचर। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइन स्टेचर में क्यों उठाया गया है। और यहीं पे आता है, आपको याद है मैंने बोला था कि मेटाफिजिकल पोएट्री में लव और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों ही कॉन्ट्रैरी थीम का प्रेजेंस रहता है। अब आप समझिए क्यों मैं वैसा बोला था। लव पोएम ये है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि पूरा पोएट्री के थ्रू ही ये लोग बस अपना पोएट अपना बिलवेड के बारे और अपना लव रिलेशनशिप के बारे एलिवेट कर रहे हैं कि मैं और मेरा मतलब बिलवेड का लव से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, पूरा दुनिया का खजाना मेरे बिलवेड में छुपा हुआ है, पूरा दुनिया ही मेरी बिलवेड है और पूरा उसका अथॉरिटी मेरा है, मैं राजा हूँ, हम दोनों में ही पूरा यूनिवर्स है, तो हम में शायद पूरा दुनिया में हो जाए। तो ये वगैरह वगैरह बोलने से इतना तो समझ में आ रहा है कि लव को ये the most important thing in the whole universe, the most powerful thing in the whole universe, the most honorable thing in the whole universe and the most treasurable thing in the whole universe समझा रहा है। तो पूरी दुनिया में अगर कोई कुछ सबसे बड़ा है, कुछ सबसे बेहतर है, सबसे सुंदर है, सबसे मतलब सराहने लायक चीज़ है और सबसे अथॉरिटेरियन भी है, सबसे पावरफुल भी है, इन्फ्लुएंशियल भी, तो क्या है, वो है लव। बाकी और कोई चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे लव का सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया गया, तो एक तो लव पोएम हो गया। और ये स्पिरिचुअल पोएम क्यों है, या इसमें स्पिरिचुअलिटी या डिविनिटी या रिलीजियसनेस कहाँ से आता है। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा पन को लेकर ट्रीट करें, पन मतलब क्या कि साउंडिंग सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ साउंड। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लेट मी जस्ट टाइप 、 यहीं में टाइप करके आपको दिखा देता हूँ।
सन और सन है तो दोनों अलग वर्ड है ना। एक है SUN यानी सूरज, एक है SON यानी बेटा। भले ही दोनों वर्ड अलग हो लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन लेकिन एकदम सेम है। SUN को भी हम लोग सन बोलते हैं, SON को भी हम लोग सन बोलते हैं। ये पोएम का टाइटल को थोड़ा सा अगर डीपली हम लोग सोचे तो सन राइजिंग, SON वाला सन राइजिंग भी इसको माना जा सकता है। अब सवाल है कि ये सन कौन है। पहला वाला SUN सन राइजिंग तो मान ला चलिए उगता हुआ सूरज, लेकिन उगता हुआ बेटा ये भला कौन बेटा है। हियर द सन मीन्स द सन ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड यानी जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट खुद को क्राइस्ट लाइक फिगर बता रहे हैं, या एक तरफ से हम लोग अगर माने तो क्राइस्ट का रिजरेक्टेड इनकारनेशन भी वो खुद को बता रहे हैं कि क्राइस्ट का जो सेकंड कमिंग होने वाला है, जो क्राइस्ट दोबारा धरती में आने वाले हैं, जो उनका रिजरेक्शन होने वाला है, तो उसको ही वो अपने आप पे डाल रहे हैं कि मैं ही क्राइस्ट का सेकंड फॉर्म हूं, मैं ही क्राइस्ट का रिजरेक्टेड फॉर्म हूं, या मैं ही द सन ऑफ गॉड क्राइस्ट हूं। क्यों ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि मैं तो सन का भी ऊपर हूं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट बहुत बड़ा एक कंसेप्ट आता है जिसको बोला जाता है ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। ठीक है, रुकिए मैं आपके लिए टाइप कर देता हूं। ठीक है, ये है ना आपका रेनेसां फिलोसॉफी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ आपके लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तब। ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स। अब ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स एक फिलोसॉफिकल आइडिया है जो रेनेसां का टाइम में काफी फेमस हुआ था, और एक्चुअली इसका जो क्रिएशन है ना, ये सबसे पहले आया था ग्रीक फिलोसॉफी का थ्रू। इसका मतलब है कि पूरा यूनिवर्स को एक सीरीज या एक चेन ऑफ बीइंग माना जाता है। बीइंग यानी कि क्रिएचर। ठीक है, तो सबसे इस चेन ऑफ बीइंग सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है गॉड खुद। ठीक है, या कहा जाए तो गॉड इस पूरा ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को ऑर्डेन किए है। पूरा ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का क्रिएटर कौन है, या इसको कंट्रोल कौन करते हैं, या इसको मतलब ऑर्गेनाइज किसने किया है? गॉड ने, बिकॉज ही इज द ऑलमाइटी क्रिएटर। अब ठीक उसके नीचे, अब गॉड के बाद सबसे पावरफुल चीज जो पूरा यूनिवर्स में है वो रहेगा सबसे बड़ा, पहला नंबर में वो होगा ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में। ठीक है, फिर उसके बाद जो उससे थोड़ा सा छोटा और कम पावरफुल चीज है उसके बाद वो रहेगा। ऐसे करते 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 सबसे पावरफुल चीज से लेकर के सबसे छोटा चीज इन द होल यूनिवर्स तक ये चेन आएगा। चेन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड, ऑल ऑफ देम आर इंटरलिंक्ड। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ देम आर क्रिएटेड बाय द सेम गॉड। तो क्योंकि सबका क्रिएटर सेम है, सेम क्रिएटर का क्रिएशन ही ये सारे चीज है, इसीलिए ये इंटरलिंक्ड है बाय द सेम फोर्स। जिस फोर्स को यूज करके गॉड का क्रिएटिव फोर्स, गॉड्स का क्रिएशन जो पावर वो हर कोई शेयर करता है। हाँ, किसी में वो ज्यादा मात्रा में है, किसी में वो ज्यादा प्रस्फुटित होता है, किसी में वो ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है, किसी में वो कम प्रोमिनेंट दिखता है, लेकिन वो पावर जो गॉड का एनर्जी है वो हर किसी में ही मैनिफेस्टेड है, और इसी वजह से सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसको बोला जाता है ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। तो अगर इसको हम लोग मद्देनजर रखें तो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में सबसे ऊपर या काफी हद तक ऊपर कौन आएगा? सन, सूरज है, क्योंकि वो सोलर सिस्टम का सेंटर है, वही सोर्स ऑफ पावर एनर्जी इन अर्थ है, उसी का बेसिस में टाइम रिवॉल्व होता है। तो सबसे बहुत ऊपर कौन रहेगा? सन रहेगा। उसका बाद अगर अर्थली चीजों का बात करें तो किंग्स, प्रिंसेस, ठीक है, फिर आपका जो रिच बिजनेसमैन है, जो ट्रेजर है, ठीक है, आपका खजाना है, ये सब चीज मतलब वैल्यू का हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये सारा चीज आएगा। फिर एकदम आखिर में आएंगे पोएट, मतलब अगर सिर्फ हम पोएट को एक नॉर्मल आदमी का हिसाब से तुलना करें तो वो काफी नीचे आएंगे। लेकिन ये ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को है ना वो इनवर्स कर दिए हैं, वो उल्टा कर दिए हैं। वो खुद सूरज का ऊपर अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिए हैं, क्योंकि इस पूरा पोएम में तो उन्होंने सूरज को अपना सर्वेंट के तौर से ट्रीट किया है ना, कि तुम तो मेरे सर्वेंट हो, तुम तो मेरे इंफीरियर हो, मैं तुम्हारा बॉस हूं, मैं तुम्हारा अथॉरिटी हूं। तो एक तरीके से सूरज का भी ऊपर का अथॉरिटी मतलब ऑलमोस्ट लाइक गॉड। तो इस तरीके से वो खुद को सन ऑफ गॉड या ऑलमोस्ट लाइक अ एंजल लाइक फिगर, क्राइस्ट लाइक फिगर के तौर में वो खुद को प्रतिष्ठित करते हैं।
तो ये है एक स्पिरिचुअलिटी वाला एंगल, और वो ये दिखाते हैं कि ये स्पिरिचुअल स्टेटस, ये डिवाइन स्टेटस उनको कैसे मिला, प्यार से मिला। तो प्यार यहाँ पे कोई एंटी रिलीजियस चीज नहीं है, प्यार यहाँ पे कोई एंटी स्पिरिचुअल चीज नहीं है। प्यार एक्चुअली यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने का या डिविनिटी के पास पहुंचने का सबसे बड़ा कदम है। क्योंकि उनके पास वो सिर्फ एक कॉमन इंसान क्यों नहीं रहे, क्यों वो सन से भी ऊपर पहुंच पाए, क्योंकि उनके पास प्यार का ताकत था। और यही प्यार का ताकत रहने की वजह से पूरा यूनिवर्स को वो अपना और अपना बिलॉविड के अंदर समेट पाए हैं, सन का अथॉरिटी को डिसरिगार्ड कर पाए हैं और खुद को सबसे ऊपर प्रतिष्ठित कर पाए हैं। तो ये लॉजिक है, मतलब स्पिरिचुअलिटी और लव के बीच यहाँ कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। ओके, और इसमें अगर आप पोएम का फॉर्म को देखें, ठीक है ना, सबसे पहले मैंने तो बता ही दिया कि 3 स्टैंजा में हर 10 लाइन का स्टैंजा में डिवाइडेड है। लेकिन अगर हम लोग इसका राइम स्कीम को देखें, देखिए, तो ये हम लोग को पता चलेगा कि ये है ए बी बी ए सी डी सी डी ई और ई। ठीक है, तो बी ए बी बी ए सी डी सी डी, ये अगर राइमिंग पैटर्न हम लोग देखें ना, तो ये राइमिंग पैटर्न भी एक्चुअली उनका पोएट का अपना मस्तिष्क प्रसूत है, वो अपना ऑर्डर इसमें लाए हैं, खुद वो रीऑर्डर करे हैं कन्वेंशनल पैटर्न को। क्योंकि ये एक्चुअली दोनों सोनेट पैटर्न का मिक्सचर है, ये पेट्रार्कन सोनेट पैटर्न और इंग्लिश सोनेट पैटर्न का सम्मिश्रण है। ना इन्होंने इंग्लिश पैटर्न को सही से यूज किया है, फॉलो किया है, ना इन्होंने पेट्रार्कन पैटर्न को सही से फॉलो किया है, बल्कि खुद अपने मर्जी से दोनों को एक साथ मिक्स करके वेरिएशन के तौर पे उन्होंने यूज किया है और दिखा दिया है कि ये मिक्स यूज अपने हिसाब से भी, वो अगर मतलब कोई कन्वेंशनल चीज, कोई सेट चीज, कोई वर्ल्डली चीज ऑलरेडी जो सिस्टम में है, उसको अगर अपने हिसाब से भी वो तोड़ मरोड़ के चेंज करते हैं, उसमें अपने भी चेंज लाते हैं, तो भी उसमें कितना पावरफुली वो अपना पोएटिक भावनाओं को समेट सकते हैं, कितना पावरफुली, कितना इमोशनली, कितना स्ट्रांगली वो अपना इमोशन को, अपना फीलिंग्स को उसके जरिए बयां कर सकते हैं। क्योंकि पेट्रार्कन सॉनेट का क्या है, ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। तो देखिए, जो इस सॉनेट का पहला मतलब आपका 4 राइमिंग है ए बी बी ए, बस ये कहाँ से लिया गया, पेट्रार्कन से। फिर जो आखिर ये सी डी ई है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये आपका इंग्लिश सॉनेट का राइम स्कीम है कि ए बी सी सी डी ई। तो ये जो सी डी ई आखिर का इंग्लिश सोनेट का, और पर्टिकुलर में क्या होता है, स्पेंसरियन सोनेट का जो मतलब राइम पैटर्न है उसको, तो आधा इंग्लिश आधा पेट्रार्कन को तोड़ मरोड़ के जोड़ करके वो अपना एक नया पैटर्न बनाए। तो ये भी वो एक तरीके से पोएट्री का स्ट्रक्चर में भी वो मतलब अपना छाप छोड़ के गए कि मैं अपना वर्ल्ड, प्रचलित वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं मानूंगा, अपना नया वर्ल्ड ऑर्डर में, पोइट्री का वर्ल्ड में भी अपना नया, अपना हुकूमत चलाऊंगा, और अपना हुकूमत चला के भी देखो मैं कितना बढ़िया से उसको इंक्लूसिव में बना सकूँ। देखिए, ये इंक्लूसिव भी है, ये पेट्रार्कन का भी खूबसूरती को ये दर्शाता है, ये इंग्लिश फॉर्म का भी खूबसूरती को दर्शाता है। तो बहुत इंक्लूसिवली उन्होंने अपना नया इस चीज़ को दर्शाया है, जैसे जिस हिसाब से इंक्लूसिव उनका कंटेंट है कि मैं और मेरी बिलवेड, बस इसी दोनों में इंक्लूड है पूरा दुनिया। लेकिन उसमें कुछ कमी हम लोग नहीं करें, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, दुनिया का कोई खूबसूरती, कोई पावर, कोई ट्रेजर, कोई अथॉरिटी को छोड़ नहीं रहे, सारा चीज एकदम टाइटली पैक्ड है हम दोनों में। ठीक वैसे ही इस राइम स्ट्रक्चर में भी वो ना तो ब्यूटी छोड़ रहे हैं पेट्रार्कन का, ना तो वो ब्यूटी छोड़ रहे हैं आप इंग्लिश सोनेट का, दोनों का ही ब्यूटी को वो टाइटली पैक किया अपना नया वर्ल्ड ऑर्डर में। तो इस तरीके से देखा जाए तो सोनेट का जो फॉर्म है ना, जो राइम स्कीम है, वो भी सोनेट का कंटेंट को मिमिक करता है। तो ये था आपका पूरा सोनेट सीक्वेंस, सोनेट सीक्वेंस बता रहे हैं, पूरा जो आपका पोएम था द सन राइजिंग, उसका एक
क्रिटिकल एनालिसिस और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिस आपसे ना हो जाए, अवश्य सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड, मोर वीडियोस आर कमिंग अप।